अगर आप डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इस वीडियो में हम विज्ञान से 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं अति लघुत्तरी, जो परीक्षा के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि ध्वनि की आवृत्ति किसे कहते हैं। ध्वनि की आवृत्ति किसे कहते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ चुके हैं। तो ध्वनि की आकृति का आशय है 1 सेकंड में किसी निश्चित बिंदु से गुजरने वाले यांत्रिक ध्वनि तरंगों की संख्या, इसे हम हर्ट्ज में नापते हैं। मतलब इसका जो पहचान होता है वह हर्ट्ज होता है, ठीक ना, इसको हर्ट्ज में ही नापते हैं। अगला जो प्रश्न हमारे पास है वह है कि हाइपरमेट्रोपिया किसे कहते हैं। तो इसको हम मायोपिया भी कहते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब होता है यह मायोपिया, जिसको हम निकट दृष्टिदोष का विपरीत हाइपरमेट्रोपिया में आँख एम्प्रोट्रोपी आँख से छोटी होती है, इसलिए नज़दीक की वस्तु की छवियां रेटिना के पीछे केंद्रित होती हैं। इसे दूर दृष्टिदोष होता है। इसे हम दूर दृष्टिदोष भी कहते हैं, या फिर इसको अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। निकट दृष्टिदोष और दूर दृष्टिदोष क्या है आप पहले ही पढ़ चुके हैं, तो अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं इसको। अगला जो हमारे पास प्रश्न है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, यह किस जंतु के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम के नागांव और गोलाघाट जिले में स्थित है। यह एक सींग वाले भारतीय गैंडों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध होता है। अगला जो प्रश्न हमारे पास है वह है कि खनिज क्या है। इम्पोर्टेंट है। जो पृथ्वी में पाए जाने वाले प्राकृतिक पदार्थ होते हैं जिनका रासायनिक संगठन निश्चित होता है, उन्हें हम खनिज कहते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में बार बार कि एथेन तथा एसिटिलीन का सूत्र क्या होता है। तो एथेन का जो सूत्र होता है वह C2H2 होता है, और एसिटिलीन का जो सूत्र होता है वो होता है C2H2। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे जो एथेन का सूत्र होता है वो होता है C2, इसका हो जाएगा C2H6 होता है, ठीक है। और जब एसिटिलीन का पूछेगा सब आप C2 और H2 बताएंगे, तो ये याद रखिएगा, ये 6 रहेगा, C2H2 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारे पास प्रश्न है वह है कि ऊष्मा संचरण की 3 विधियाँ निम्न विधियाँ कौन सी है, उनके नाम बताएं। तो ऊष्मा संचरण की 3 विधियाँ होती हैं। तो एक होता है संचालन और संवहन और विकिरण, ये 3 विधियाँ होती हैं जिनको हम ऊष्मा संचरण की 3 विधि के नाम से जानते हैं। अगला जो प्रश्न है कि यहाँ पे दिया हुआ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा भी क्वेश्चन है, और आप इसको जानते हैं, तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा कि रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं। तो ऊँट जो होता है वो रेगिस्तान का जहाज होता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न हमारे पास है कि खाने का सोडा और धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो ये इंपॉर्टेंट होता है। तो खाने का सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3 होता है, याद रखिएगा। इसमें भी थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे 3 कर लीजिएगा। तो इसका फार्मूला होता है NaHCO3 खाने का सोडा, और धावन सोडा का सूत्र होता है Na2CO3, ये होता है, इसका 3 होता है, ठीक है। मतलब दोनों में 3 कर लीजिएगा। तो NaHCO3 और Na2CO3 ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन देख सकते हैं कि 2023 में पूछा गया था। अगला जो प्रश्न हमारे पास है कि मछली तथा तिलचट्टे के श्वसन अंगों का नाम लिखिए। तो जो मछली होता है वह गलफड़े से श्वसन क्रिया करता है, और जो तिलचट्टा होता है वह त्वचा से, मतलब श्वास रंध्र से श्वसन क्रिया करता है। अगला जो प्रश्न हमारे पास है वह है कि पेट्रोलियम को द्रव सोना क्यों कहा जाता है। तो ये 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो पेट्रोलियम को द्रव सोना इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह महंगा होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न हमारे पास है कि अनुप्रस्थ तरंगों में 2 शीर्षों के बीच की दूरी क्या कहलाती है। तो तरंग दैर्घ्य कहलाती है। ऐसे फिगर आपने देखा होगा, ऐसे बनता है तरंग दैर्घ्य, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि मधुमेह किस हार्मोन की कमी के कारण होता है। तो मधुमेह इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण होता है, याद रखिए, ठीक है। अगला जो प्रश्न है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, दीर्घोत्तरी लघुत्तरी दोनों के लिए आवश्यक है। तो मधुमेह डायबिटीज क्या है, ये इसके लक्षण भी बताना। तो मधुमेह एक ऐसी बीमारी है जिसकी व्यक्ति के रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण होता है। इंसुलिन रक्त में शर्करा की मात्रा को संतुलित रखता है, तभी जाके आपको डायबिटीज होता है मधुमेह रोग को। लक्षण क्या होते हैं। तो बार बार पेशाब आना, मुँह सूखना, और ज़्यादा भूख लगना, और कमजोरी लगना, तो ये इसके लक्षण होते हैं। अगला जो प्रश्न हमारे पास है
वह है कि अनियमित जीवन शैली में कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। तो मधुमेह भी हो सकता है आपको, रक्तचाप भी हो सकता है और दिल की बीमारी भी हो सकती है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि जलीय पौधों की जड़ें कैसे होती हैं। जलीय पौधे की जड़ें बहुत कम विकसित होती हैं क्योंकि जड़ें रेशेदार होती हैं और मूलरोम अनुपस्थित या कम विकसित होते हैं। प्रश्न नंबर अगला कि मछलियों में श्वसन हेतु कौन सा अंग पाया जाता है। मछलियों में गलफड़ा अंग पाया जाता है श्वसन के लिए, ठीक है, वो गलफड़े से ही श्वसन क्रिया करते हैं। अगला जो प्रश्न है कि मरुस्थलीय पौधे की जड़ों की कुछ विशेषताएं बताइए। तो मरुस्थलीय पौधे की जड़ें अत्यंत विकसित होती हैं। अल्फा नामक पौधे की जड़ें 130 फीट गहरी होती हैं। कभी कभी जड़ें मांसल होकर जल संचय भी करती हैं, जैसे एस्पेरेगस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कि बैकलाइट का उपयोग बताइए। तो बैकलाइट का उपयोग रेडियो, टेलीविजन आदि के केस तथा बाल्टी आदि बनाने में किया जाता है। बैकलाइट एक तरह का प्लास्टिक होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है कि प्रोड्यूसर गैस तथा वाटर गैस का सूत्र बताइए। तो प्रोड्यूसर गैस का सूत्र होता है CO और N2 होता है, ठीक है, याद रखिएगा। और इसका जो वाटर गैस का जो फार्मूला होता है वह होता है CO और H2 होता है। नेक्स्ट, हीरे के दो उपयोग बताना होता है। हीरा का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो कांच को काटने में भी हीरे का प्रयोग किया जाता है और आभूषण बनाने में भी हीरे का प्रयोग किया जाता है। अगला जो प्रश्न है कि मरुद पौधे जैसे कि नागफनी की पत्तियां किस में परिवर्तित हो जाती हैं। तो इसकी जो पत्तियां होती हैं वो कांटों में परिवर्तित हो जाती हैं, ठीक है। मरुस्थलीय पौधों की पत्तियां कांटों में ही परिवर्तित हो जाती हैं। अगला जो प्रश्न है वह है कि जीवाणुओं के द्वारा होने वाले रोग कौन कौन से होते हैं। तो टीबी, टाइफाइड, लेप्रोसी, कालरा, ये सब जो है जीवाणु द्वारा रोग होने वाले हैं। अगला जो प्रश्न हमारे पास, नींबू का सिट्रस कैंकर कौन सा रोग उत्पन्न करता है। तो जीवाणु जैंथोमोनास सिट्री रोग उत्पन्न करता है, ठीक है। अगला जो प्रश्न है कि दूध से दही बदलने वाले जीवाणु का नाम क्या होता है। तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु दूध को दही में बदल देता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। लैक्टोबैसिलस जीवाणु का नाम याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है कि लाभदायक जीवाणुओं के नाम बताना आपको। लाभदायक जीवाणुओं के आपको नाम बताना, कौन कौन से जीवाणु जो लाभदायक होते हैं। तो राइजोबियम और नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर और लैक्टोबैसिलस। अगर आप दो भी नाम याद रखते हैं, ये लैक्टोबैसिलस भी नाम आप याद रख सकते हैं, इसको भी रख सकते हैं, ठीक है। जो भी राइजोबियम, ये दो नाम याद रखें, काम हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।